हेलो स्टूडेंट। मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो 2 यूनिट थी उसको हमने कंप्लीट किया था। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बाकी जो पार्ट है जिसमें हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे वो फोर्थ सेमेस्टर में है। कुछ कॉलेजों में नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी इसी सेमेस्टर में शामिल किया गया है, और जबकि सारे जो मैकेनिक्स के पार्ट हैं उसको फोर्थ सेमेस्टर में शामिल किया गया है। तो जैसे कि साइंस कॉलेज हो गया या फिर बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो गया, तो वो बच्चे जो है थोड़ा देखेंगे और उसको अच्छा से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सिलेबस के अनुसार से यूनिट नंबर तीसरा, जिस पर हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, पहले बात तो समझना पड़ेगा मैकेनिक्स क्या है, क्या काम का चीज है। हिंदी में कहते हैं हम लोग यांत्रिकी, ठीक है। और इसके कितने सारे पार्ट्स हैं और किस किस पार्ट्स में क्या क्या अध्ययन किया जाता है, और हम लोग जो है किस प्रकार की मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। हमारा मैकेनिक्स है जो बच्चों, वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें जो है हैमिल्टन और आपका जो है यूलर भाई साहब का भी, और खास करके आप देखेंगे तो लेंगराज। ये जो है लेंगराजियन के बहुत सारे जो मोशन के फोर्स, उनके बीच की जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करने के क्लासिकल उसके जो है व्याख्या किया गया है ना। तो उस पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। फिलहाल तो मैकेनिक्स क्या है बोलेंगे तो जनरल डेफिनेशन जो है बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, है ना। जितने भी आप यांत्रिकी मैकेनिक्स की बात करते हैं तो सीधा अर्थ इसका ये होता है कि एक ऐसा गणित या फिर भौतिकी का एक शाखा जिस पर हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार की बॉडीज, मेटर, है ना, और उन पर लगने वाले फोर्सेस, पोजीशन वेक्टर्स, है ना, ये सारी प्रकार की जो है उसके गुणों के बारे में हम व्याख्या करना चाहते हैं, है ना। मेटर के भी स्टडी होते हैं जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तरल गतिकी की बात करते हैं, तरल की जो किस प्रकार से उसमें विज्ञान क्या काम करता है उसका हम अध्ययन करते रहते हैं। तो बहुत प्रकार की इसकी शाखाएं हैं। तो फिलहाल हमने जो मैकेनिक्स का एक जनरल डेफिनेशन लिखा है, आप भी अपने तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करके कुछ भी अच्छा सा लिख सकते हो। कुछ भी लिखने का ये अर्थ है, मतलब एक जनरल डेफिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग मेंशन करते हैं, बताते हैं। उसके तौर तरीके लिखने का अलग हो सकते हैं। क्या है, मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और ये कंसर्न करता है किससे, रिलेशन जो कि फोर्स, मेटर, मोशन अमोंग द फिजिकल बॉडीज। फिजिकल बॉडीज जो आपके पास होगी, उन्हीं फिजिकल बॉडीज के लिए आपके पास उन पर लगने वाले फोर्सेस, उन पर लगने वाले जो वो है मोशन की बात करेंगे, फोर्स जो है थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा। फोर्स जो है बिना आपका जो है मोशन से भी नहीं आएगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि फोर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, एनर्जी है ना। तो ये सारी बातों को आप इंक्लूड करने वाले एक ब्रांच का जो है अध्ययन करते हो, है ना। ये मैथमेटिक्स का भी पार्ट है और फिजिक्स का भी पार्ट है। तो यही जो ब्रांच है, इसी ब्रांच को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। प्यारो बच्चों, मैकेनिक्स की जो पार्ट्स होती हैं तो आपको मैंने बीएससी में पढ़ाया था, थोड़ा बहुत याद होगा। एक है आपका स्टैटिक्स और एक है डायनेमिक्स, ये मुख्य दो पार्ट्स। समझ आया? जो हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारे पार्ट्स और हैं अंदर में, लेकिन मुख्यतः बोला जाए तो इस प्रकार से, एट रेस्ट और इन मोशन। समझ आया? मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो स्टैटिक्स है। जितने भी आपके ब्रिज बने हुए हैं, जितने सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं आपके भौतिकी के या फिर हमारे गणित के स्टैटिक्स के शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। आपने जो बैठा है, टेबल, कुर्सियां, वो स्टैटिक्स के नियमों पर आधारित है। आप देखेंगे तो हम जो पहिया बनाते हैं और जो हम जो है अपना टेबल की जो वो बनाते हैं, हमारा चौकोर होता है, ये भौतिकी के नियम पर आधारित है जो कि स्टैटिक्स के लिए है। समझ आ रहा है? जहां पर मोशन की बात आ जाती है, बॉडी में मोशन जब आ जाता है, वहां पर जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, ये जो है स्थिति विज्ञान और ये है आपका गति विज्ञान, और भौतिकी और गणित दोनों में हम ये चीजें पढ़ते हैं। फिर बच्चों, डायनेमिक्स की भी दो पार्ट होती है, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है, कोई पूछेगा तो सीधा बताना। काइनेटिक्स में हम फोर्स, एनर्जी, इनके बारे में बात करते हैं। इसका अध्ययन क्या होता है, किसके लिए होता है, फोर्स, एनर्जी, है ना, मास, इसका अध्ययन होता है कहां पर, काइनेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में जो है, काइनेमेटिक्स में आप उसके पोजीशन वेक्टर को देखेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी। इसका सीधा अर्थ जो है जियोमेट्रिकल मीनिंग से,
उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, समझ आ रहे हो बात को। कोऑर्डिनेट की बात जब होगी मतलब पोजीशन वेक्टर की बात होगी, कहां पर किस स्थिति पे हमारा बॉडी खड़ा हुआ है, उसमें क्या गति चल रही है। तो गति चल रही है तो अच्छी बात है, गति चल रही है में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितनी विस्को वेलोसिटी है। अगर ऐसे हम व्याख्या करते हैं ज्योमेट्रिकल आप जो है बातें करते हैं जहां वेलोसिटी आ जाती है, उसकी जो है आप एनालिसिस करते हैं, तो ये जो शाखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। बात समझ आ रहे हैं। काइनेमेटिक्स क्या है बोलेंगे तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन का जो है ज्यामितीय अध्ययन करते हैं बच्चों, समझ रहे हो। मतलब वेलोसिटी की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, एक्सेलरेशन की बात भी होगी, है ना। लेकिन अब एक्सेलरेशन बोल ही देते हैं तो एक्सेलरेशन से फोर्स चालू हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा बॉडी होता है जिसमें फोर्स नहीं लगता और वो जो है मोशन में है तो मोशन में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। ऐसा गति जिस पर जो है आपके एक्सेलरेशन ना मिले, है ना, त्वरण ना मिले, तो त्वरण नहीं मिल रहा है मतलब बल नहीं लग रहा है, उसकी खुद की बल वो अलग बात है, मैं बोला एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो बात। आप जानते हो जब त्वरण जीरो होगा तुम्हारा बल क्या होगा, जीरो होगा। कहां से जीरो होगा, क्योंकि एफ बराबर एम इंटू ए, एम अपना खुद का मास और ए मतलब उस पर लगने वाले एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है मतलब फोर्स क्या है वहां पर, जीरो। ये एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। अन्यथा बच्चों फोर्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, फोर्स में बहुत सारे फोर्स, ग्रेविटी फोर्स है बोलेंगे यस सर, वेट फोर्स है बोलेंगे यस सर, ये भी फोर्स है, ये एनर्जी बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, सारे टाइप्स है, ये बात क्लियर है ना। तो वो बातें आपको समझनी है जब जब आपको जो है गतिकी में, अब उस गतिक विज्ञान में जो है गति के साथ साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट, उनकी कोऑर्डिनेट्स, इनकी अध्ययन किया जाएगा तो हम काइनेमेटिक्स बोलेंगे। जब एनर्जी की बात होगी, मास की बात होगी, है ना, तो ये सारी जो बातें हैं वो सारे के सारे फोर्स वगैरह, जहां बल की बात करेंगे बल ऊर्जा ही तो है एक प्रकार का, तो ये सारी बातें जब आ जाएंगी तो हम बोलेंगे ये प्योर क्या है, ये काइनेटिक्स है। समझ आया बेटा, पूछ देते हैं लोग तो फिर बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा, दिमाग में होना चाहिए। कभी आपको बोले मैटर क्या है, आपको बोले हम बॉडी क्या है, पता है बॉडी मैटर क्या है, तो अपने स्तर में, क्योंकि एमएससी का बच्चा को इतना जानकारी तो होना चाहिए, इसका हम डेफिनेशन लिखवाते हुए नहीं बैठते हैं। आप अपना कॉपी खोजिएगा बीएससी सेकेंड ईयर का, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने सबका परिभाषा लिखवाया था। मैटर क्या है, फोर्स क्या है, मैटर मतलब पदार्थ, है ना, हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं, तो भैया जिसकी क्या होती है वो स्थान घेर सकता है स्पेस में, है ना, ये सारी चीजें मैटर कहलाएंगी, जिसमें वेट होना चाहिए, है ना, हम बोलेंगे इस प्रकार से। अब बॉडी बोलते हैं तो मैटर की ही एक क्या है, वो ऐसा हिस्सा, एक ऐसा मतलब उसकी व्यवस्थित तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का मैटर को। अब बॉल बोल दिया, ये मैंने बॉडी बोला तो ये मेरा टेबल बॉडी है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, इस पे जो है जब उनके एलिमेंट्स जो है व्यवस्थित हो जाते हैं तो बॉडी बन जाती है, सिंपल सी बात है। बहुत प्रकार की बॉडी होती है ना, रिजिड बॉडी, दृढ़पिंड बोलते हो आप लोग, तो दृढ़पिंड जिसमें जो है इतना स्ट्रांगली बंधे होते हैं उसके एलिमेंट्स, उनकी जितने भी पार्टिकल्स, जो कि आसानी से कोई सामान्य बल लगा के उसको चेंज नहीं किया जा सकता, रिजिड बॉडी का ये अर्थ था। समझ आ रहा है। तो ये सारी जो है छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही बॉडी कहलाता है, सिंपल सी बात है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलेंगे तो आपके इस वाले मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में हर जगह शब्द लिखा रहेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब समझना बॉडी की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। ठीक, और आपका डायमेंशंस, डायमेंशंस की भी जिक्र होंगी, क्योंकि डायमेंशंस बिना जो है हम बात नहीं कर पाते। तो क्यों, क्योंकि अगर मान लो काइनेमेटिक्स की बात हो रही है तो काइनेमेटिक्स में उसकी जो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है तो डायमेंशन तो होना चाहिए, डायमेंशन के बारे में बात होगी। सदिश, तो सदिश में कौन सा दिशा किस प्रकार से, तो कभी कभी ये बातें जो आएगी तो वो भी आप थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा, अच्छा रखिएगा दिमाग में, डायमेंशन मतलब क्या, किस प्रकार के डायमेंशन, है ना, द्विमीय त्रिमीय, ये सब बातें करते रहते हैं। उतना ज्यादा मैं कारगर है मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो है ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट पर हम फोकस करने वाले हैं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट ये पता होना चाहिए, आपके कॉपी में सारी चीजें होनी चाहिए। ये जो है छोटी कक्षा की बातें जो है ये नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एक्स ना बोलकर कुछ जगहों पर एस बोला जाएगा, समझ जाना, कुछ जगहों पर हम क्या बोलेंगे आर। सबसे ज्यादा हम क्या करेंगे, इसको आर से रिप्रेजेंट करने वाले, आर पोजिशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट। पोजिशन वेक्टर कहते हैं बेटा इसको, स्थिति सदिश, ए से बी तक गया, ये उसकी पाथ थी, ये उसकी क्या थी, पाथ थी, दूरी है, विस्थापन नहीं। विस्थापन क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं,
आप जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन सीधा जब खींचने पर जो मिलता है, जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस मिल सकता है, ये वाला डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ आया बात? और ये क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या है, उसकी पाथ है, दूरी है, तय किया गया दूरी। और दूरी और आपके विस्थापन में अंतर होता है, बात को समझिएगा। ठीक है, जब हम डायमेंशन की बात करेंगे, हम दिशा की बात करेंगे, वेक्टर की बात करेंगे, तो वहां पर जो है हम चीजों को अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस कारण से हम इन प्रकार की बातों को लेकर चलेंगे। तो आर लिखेंगे या फिर बेटा क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। क्या लिखेंगे, आर वेक्टर ही है, भूलिएगा नहीं। आर वेक्टर लिखे तो ठीक, ना लिखे तो ठीक, लेकिन जनरली आपको कभी कभी आर वेक्टर दिख जाएगा, कभी ओनली आर लिख देगा, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि आर क्या है। समझ आ रहा है बात? ठीक है, ओके। तो बच्चों दूसरी बात है वेलोसिटी। वेलोसिटी हर कोई जानता है। टाइम के रिस्पेक्ट में जो ये जो रेट ऑफ चेंज होता है, किसका रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो आर का क्या मिलेगा बच्चों, या फिर एक्स लिखेगा, एक्स का डॉट मतलब क्या है आपका, dx अपॉन में dt। ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे, आर का डॉट। आर का डॉट मतलब क्या होगा, dr अपॉन में dt। क्या मैं ये बात जो है समझाया तो आपको दिमाग में रहेगा ये बात? और इसको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, v। क्या करेंगे, उसको v लिखेंगे। तो v लिखा रहेगा या फिर r के ऊपर में डॉट लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना r के ऊपर में एक डॉट है, मतलब क्या है, वो वेलोसिटी है। क्योंकि आप मैकेनिक्स का अगर बी.एस. ठाकुर का बुक, एस.के. हिरवानी का बुक अगर इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर किसी भी राइटर का, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे नोटेशन ही नजर आएंगे। छोटी कक्षाओं में जो है छोटी स्तर की बातें होती थी, तो हम वहां पर जो लिखा करते थे वो ठीक था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। आप जो है बहुत प्रकार के काम करने के दौरान हम कम शब्दों में अपने बात को ज्यादा अर्थ देना चाहते हैं बड़े स्तर के क्लास में। तो आप जहां पर आर का डॉट दिखेगा, आंख बंद करके बोल देना क्या है ये, वेलोसिटी है। ओके, क्या है ये, वेलोसिटी है, भूलेंगे नहीं। ठीक, फिर आता है बच्चों एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हिंदी में कहते हैं हम लोग उसको त्वरण। त्वरण का क्या अर्थ होता है, त्वरण बेटा जब किसी प्रकार की बॉडी की मोशन, और मोशन में क्या हो रही है, अगर आपने उसके वेलोसिटी को पहचान लिया मोशन में, तो मोशन में वेलोसिटी अगर बदल रही हो, तो वो क्यों बदल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा बदल रहा है। अगर लगातार बढ़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो हम उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंदन, है ना। क्या होता है वो, ब्रेक लगाते हो आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से बातें आपको याद रखनी है कि भैया आपकी एक्सेलरेशन निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है। अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, आपके जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है समय के साथ। समझ आया? तो वो समय के साथ कैसे बढ़ रहा है, वही तो बात कहलाती है क्या, एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू आर डबल डॉट, क्या इक्वल, इक्वल टू क्या, आर डबल डॉट। लेकिन ए नहीं दिखेगा, तो ए नहीं दिखेगा तो समझ जाना कि आर के डबल डॉट दिखा, मतलब क्या है, वो हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, पहचान में रहेगा या दिमाग में रहेगा? ठीक है, क्योंकि हम ए बी सी इन छोटे छोटे जो नाम है, इनको हम लोग कांस्टेंट की तरह ज्यादा हम लेने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन में हम बोलेंगे आर डबल डॉट, और आप देखते ही पहचान जाना क्या है ये, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, और क्या लिखा जा सकता था इसको, इसी को एक्स डबल डॉट। समझ आया? एक्स डबल डॉट मतलब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, या फिर क्या लिखा जा सकता था, डीबी अपॉन में डी टी। देखो कितनी सारी बातें, याद रहेगा ये बात? ठीक, अब आता है बच्चों मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, किसी को पता है मोमेंटम? क्योंकि बहुत जगह वही काम चलेगा। मोमेंटम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मोमेंटा नहीं बोला मैंने, मोमेंटम बोला। याद है आप लोग को, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, संवेग। समझ आया, क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो पी क्या होता है, जैसे कि मैं तुम लोग को एक सिंपल सा चीज बताऊंगा। संवेग का सीधा संबंध केवल और केवल वेग से नहीं, समझ आ रहा है। ये जो है मोटू, है ना, और ये जो है पतलू, दोनों जो है एक ही दिशा में और एक ही वेग से दौड़ रहे हैं।
तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? बोलेंगे तो मोटू का, क्योंकि मोमेंटम संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग ही संवेग कहलाता है। समझ रहे हो? जितना उसकी मास होगी उसकी मोमेंटम उतना अधिक होगा। समझ आया? मोमेंटम अधिक होगा तो बताइए, अब मान लो मैं फोर्स की बात करूंगा, ये मान लो कहीं दोनों टकराते हैं किसी जगह पे, चोट किसको ज्यादा लगेगा, इसको कि इसको? इसको ज्यादा चोट लगेगा, किसको लगेगा? या फिर सामने जिससे टकराया उसको भी चोट लगने वाला है। समझ रहे हो? तो कौन कहाँ पे टकराएगा तो चोट ज्यादा लगेगा? मान लो कहीं पे खड़ा कर दिए, एक जैसे कि हट्टी कट्टी आरती जैसे कोई लड़की को खड़े कर दिए, अब आया एक मोटू एक पतलू, है ना, और टकरा गए, तो आरती को चोट कब लगेगी सबसे ज्यादा? मोटू के कारण से। क्यों? भाई, आप उस पर देखेंगे तो मोमेंटम ही एक प्रकार का फोर्स ही तो है। समझ रहे हो? आपका न्यूटन भाई साहब का दूसरा नियम क्या था? न्यूटन का पहला नियम तो आप सभी जानते हो, क्या है नियम? लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो? अगर कोई पार्टिकल बॉडी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रहने का प्रयास करेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहने का प्रयास करेगा। रेस्ट जैसे कि आपका बस, आप तो जानते हो, आपने कई बार ये चीजें झेली है अपने जीवन में। चलता है अचानक तो पीछे की ओर गिर जाते हो, ब्रेक लगता है मान लो चलते चलते, तो आप जो है सामने को ओर झुक जाते हो। ये बात सही है? ठीक है। और आप जो है इस बात को बहुत जगह अप्लाई करते हो, पूरा जीवन में आप लोग अप्लाई करते हो। ये सब बात सही है कि नहीं? न जाने कितने सारे जगहों पर आप इस बात को समझ जाते हो, अपनी बॉडी समझ जाती है ना, और बॉडी समझ जाती है, इन चीज को हम मेंटेन करने का प्रयास करते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, जब आपको फोर्स के बारे में बात कहा जाएगा तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता था? संवेग परिवर्तन की दर ही बल कहलाता है। क्या? संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है। हालांकि हम लोगों ने ये पढ़ा है, एफ बराबर में क्या? एफ बराबर एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए। अभी मैं बदल के दिखाता हूं इसको। किसमें? पी में। मैंने बोला ना, संवेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। और आपने ये पढ़ रखा है एम इंटू ए, है ना। दोनों बातें बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ये याद रहता है करके लोगों को लिखवाते हैं हम लोग, लेकिन इसमें मोमेंटा छुपा हुआ है। कैसे? आप देखेंगे, मोमेंटा को बताया था, मोमेंटा मैंने क्या बताया? मोमेंटा पी बराबर में क्या होता है? एम इंटू वी। एम इंटू वी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटा। ठीक है, मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम बच्चों। समझ आया? संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। हम हिंदी में क्यों बोलते हैं? हिंदी में बोलने के पीछे रीजन ये रहता है कि हमारे लगभग बहुत सारे बच्चे हिंदी भाषी होते हैं, उनकी जो पीछे की जो बैकग्राउंड होती है 11th-12th की और कॉलेज की, उसमें हिंदी बहुत पढ़े होते हैं, है ना। इस कारण से हिंदी अंग्रेजी दोनों प्रकार की हम बातों को लेकर चलते रहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने कहा फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स एक्चुअल में इस प्रकार से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस प्रकार से पी के बारे में बात होती है। या फिर आप सीधा ऐसा बोलेंगे, एफ बराबर में एम इंटू ए होता है, बोलेंगे हाँ, वो आया नहीं था, वो बाद में लाया गया, एक्चुअल में ऐसा था। इसको बदल के दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एम तो कांस्टेंट है, एम क्या है? कांस्टेंट। आप क्या बोलते हो आपके ए को? ये ए मतलब क्या है? डीवी अपॉन dt ही क्या है? ए है, हाँ कि ना। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? एम, और आप लिखेंगे डी, और यहाँ पर dt, और क्या लिखेंगे आप लोग? एम वी। एम को बाहर अंदर ले गया। समझ आया? किसको ले लिया? एम को अंदर ले लिया, तो एम इंटू वी। एम कॉन्स्टेंट है, अंदर जा सकता है? बोलेंगे क्यों नहीं जाएगा, जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या बताया था मैंने? एफ बराबर में क्या था? कैसे परिवर्तन होगा, किस पर प्रोपोर्शनल होगा बोला था मैंने? इसका वेलोसिटी या फिर मोमेंटा सीधा। तो ये आपका ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा dp अपॉन dt। मतलब उसके परिवर्तन की दर जो होगी, जितना अधिक ये परिवर्तित होगा उतना अधिक फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है। बातें समझ आई? ठीक है। मान लो आपका मास कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही होता है भाई। मैं तो आपको समझाने के लिए कहा था कि दो व्यक्ति को, मतलब मोमेंटा को अलग करके आप समझ पाओ करके, तो इसलिए मोटू और पतलू बता दिया था। अगर एक ही व्यक्ति है और वही उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो मोमेंटा अधिक होगा, मोमेंटम अधिक होगा, और स्पीड कम होगी तो मोमेंटम कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कौन? मास कांस्टेंट। बदलेगा कौन? वेलोसिटी। तो अधिक वेलोसिटी पर क्या लगेगा? मतलब वो अधिक फोर्स जनरेट करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो मैकेनिक्स सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मजा आएगा पढ़ने में, सीखने में, समझने में, है ना। और बिल्कुल कठिन नहीं है, मैकेनिक्स जैसे सरल कुछ भी नहीं है ना। इसकी जो हल करने के तरीके भी बहुत सरल और आसान होते हैं।
ठीक है। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तुलना में, क्यों हमारे कॉलेज में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा ही आप लोगों ने किस प्रकार से हम अध्ययन करते रहते थे, वहां पर जो है फंडामेंटल सॉल्यूशन निकाले थे, तो उसमें बहुत ताकत लगता था लोगों को। समझ आ रहा है? इसमें नहीं लगेगा उतना ताकत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बच्चों फोर्स को न्यूटन के सेकंड लॉ को समझ पाए? न्यूटन के थर्ड लॉ जानते हो आप लोग? न्यूटन के थर्ड लॉ क्या है ना? एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना? सभी बलों के विपरीत क्या होता है? उसके प्रतिक्रिया बल होता है ना? ये बातें आपको अच्छे से समझ आता है। तो चलिए मैं सिंपल सा बात करता हूं। अगर मैं खड़ा हूं तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? क्या इसमें न्यूटन के नियम कोई लागू हो पा रहा है? अगर मैं सही से खड़ा हूं, ठीक है, मान लो, तो इसके पीछे न्यूटन का कोई नियम आप बता सकते हो सकता है लागू? रिएक्शन फोर्स, मेरा बॉडी, मेरा वेट जो है, वेट जितना नीचे की ओर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स जो है ऊपर की ओर लग रहा है। और उसके कारण से अगर इसमें बैलेंस गड़बड़ हुआ, अगर मैं रिएक्शन को अपने बॉडी को अगर मैं ठीक रखूं, ये सेंटर ऑफ मास तो सुने हो आप लोग, अगर मैं अपने बॉडी का अगर गुरुत्व केंद्र को या फिर मैं बोलूंगा द्रव्यमान केंद्र को मैं बोल दूं, अगर मैं उल्टा सीधा हरकत करके उसको गड़बड़ कर दूं मैं, है ना, मेरे को खड़ा होना नहीं आया, तो क्या होगा? उनमें जो है परिवर्तन होगा, मेरा बॉडी का फोर्स नीचे लगेगा। ओके, ये बात सही है। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की ओर लगता है, सिंपल सी बात है। और नीचे की ओर लगेगा और आपने जो है इनमें अपने हड्डियों में बॉडी में बैलेंस नहीं बनाया, रिएक्शन फोर्स उसके कारण से मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए आप गिर जाओगे। आप गिरते कैसे हो? बैठते हुए। आप देखेंगे सीढ़ियां जब चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो तो बॉडी को हल्का झुका के चढ़ते हो, देखे हो आप लोग? जब चढ़ोगे सीढ़िया में तो चढ़ते वक्त कैसे करते हो आप लोग? ऐसे तन के खड़े होके नहीं चढ़ सकते आप लोग, चढ़ोगे तो थोड़ा झुक के चढ़ोगे। क्यों? क्योंकि उस समय जब आप बॉडी को आगे ले जा रहे होते हो तो आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास को भी थोड़ा आगे लेकर चलना पड़ता है, ताकि रिएक्शन फोर्स में कोई डिसबैलेंस ना हो, दोनों क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलते वक्त ऐसे करते हैं, हम खड़े रहते हैं उस समय भी इसका प्रयोग करते हैं, बैठते हैं उस समय भी उसका प्रयोग करते हैं। अगर हम उसको ज्यादा वो नहीं कर पाए तो मांसपेशीय बल का ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। जब मांसपेशीय बल का प्रयोग ज्यादा करोगे तो इस कारण से ये एक्सरसाइज में फिर आ जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो सिंपल है, अगर मांसपेशीय बल को, आप गुरुत्व केंद्र को अपने बॉडी को हटा रहे हो और उसकी जो रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रही है, दोनों को अलग अलग कर रहे हो, तो आपको मेंटेन करने के लिए अपने बॉडी पे मांसपेशी ऊर्जा का उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मांसपेशी में क्या आ जाती है? तनाव आता है, उस पर काम होती है, ये सारे एक्सरसाइज की बात हो जाएगी। समझ आ रहा है बात? तो ये सारे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए मैंने आपको करके बताया। समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? क्या आपने पूरे जीवन में इन बातों को महसूस किया है? आप न्यूटन के सारे नियमों को महसूस करते हो, जानते हो, जैसे कि मैंने ये मोटू पतलू की कहानी सुनाया, वो भी आप जानते हो, हर कोई जानता है इसको। ठीक है, अब आता है बच्चों सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या आपने अपने देखा जीवन भर में? बोलेंगे यस सर, सिस्टम ऑफ फोर्स लगता है हर जगह सिस्टम ऑफ फोर्स काम कर रहे होते हैं, है ना? को प्लेनर फोर्स होती हैं, एक ही प्लेन पे जब फोर्स काम कर रही होती हैं, समतलीय बल का समायोजन करके आपने भौतिकी में पढ़ा था, पढ़ा है ना बच्चों? बलों का समायोजन, समतलीय बलों का समायोजन, है ना? बलों के बहुत सारे आप नियमों को देखते थे। तो आप देखिएगा, जब हम बल की बात करें, बल के साथ बहुत सारे बल उस पर कार्य कर रहे हो, तो उसको हम लोग बलों का समायोजन के नाम से जानते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक पट्टी है और इस पट्टी पर फिसल फिसल पट्टी बोल दीजिए, और यहाँ पर हम क्या करें हैं, एक व्यक्ति को हम खड़ा करना चाहते हैं, या फिर एक ईटा को खड़ा करेंगे, ईटा को रखेंगे, ईटा को ऐसा हम उसको सुला दिए, खड़ा नहीं करना है, वो फिर ना गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ढुलंग देगा वो, ढुलंगाना नहीं हम लोग को, खिसकाना है, क्योंकि इससे हमें वो समझ आएगा। तो इसकी वेट क्या करेगी? नीचे कोई काम करेगी, एक फोर्स हुआ, समझ आया बात? और एक फोर्स क्या होगा? ग्रेविटी भी तो है, वही तो है, वेट का मतलब ये ग्रेविटी उसको ही नीचे लेकर चलता है, समझ आ रहा है? और एक फोर्स क्या होगा? जब फिसलेगा बेटा, फिसलेगा, एक फोर्स और भी हो सकता है, आप ढकेल दो उसको, है ना? वो फोर्स नहीं है क्या? वो भी फोर्स है एक प्रकार का। जब ये फिसलेगा, फिसलेगा तो फिसलने पर क्या करेगा? एक फोर्स जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, घर्षण। वो क्या होता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगा, अगर इधर फिसल रहा है तो इधर भी। तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है, कुछ भी होता है, चाहे रेस्ट में क्यों ना हो, उसके साथ एक बल नहीं होता, एक फोर्स नहीं होता, फोर्स के बहुत प्रकार होते हैं। और बच्चों हम यहाँ पर जब अध्ययन कर रहे होंगे
यहाँ कॉन्स्टेंट्स की बात होंगी, वहां पर भी एफ बल जो लिखा रहेगा ऐसा लिखा रहेगा। जो फोर्स होंगी ना बेटा, उसमें क्या लिखा रहेगा, बगल में क्या लिखा रहेगा, एफ के। एफ के मतलब बल बहुत प्रकार के हैं, F1 F2 F3 Fi। बात समझिएगा, ओनली मैं एफ नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, Fi Fj Fk। तो यहाँ पर सहजता से एक्सेप्ट करने का प्रयास करना है कि बल जो होते हैं बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मैं तुमको और बताता हूं, अपने जीवन में आप गाड़ी चलाते हो, आप फुल जोर से आप मान लो साइकिल चला रहे हैं और उधर से हवा भी आ रहा है, तो आप क्या करते हो, अपने बॉडी को उधर खींचते हो ज्यादा, ताकि जो है वो आपका साइकिल थोड़ा ठीक रहे, मेंटेन। ऐसे करके चलाओगे, चला पाओगे नहीं। अब उसमें नीचे में क्या लग रही है, साइकिल की अपनी एक फोर्स है। साइकिल की क्या फोर्स, वो घर्षण, अगर मान लो जमीन बहुत ज्यादा खुरदुरा रहा, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रहा, तो और फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, और वो करना पड़ेगा, लेकिन वो मेंटेन कर रहा है ना कुछ उसके काम कर रहा है ना। ये जो है कांस्टेंट होगा एक प्रकार का, उस पर जो है गति में प्रभावित किया करिए। प्रभावित करने वाले हर चीज को हम क्या बोलते हैं, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। जब किसी बॉडी की शेप को, उसकी मोशन को, है ना, या फिर रेस्ट जो भी है, उसकी तमाम प्रकार की एनर्जी को जैसे भी वो चेंज कर पाए, सभी बातों को हम क्या कहते हैं, फोर्स। व्हाट इज फोर्स बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बल क्या है, बल वह चीज है जो कि किसी निकाय के, किसी पिंड के आकृति स्थिति को क्या कर सकता है, परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इन तमाम जो बाहरी कारक होते हैं, इन कारकों को कहा जाता है बच्चों, बल कहा जाता है। बल की परिभाषा याद रखिएगा, मत बोलना कि मैं मार देता हूँ, पटक देता हूँ, उसी को बल बोलते हैं। इसको गुंडागर्दी बोलते हैं, बल नहीं बोलते इसको। समझ रहे हो बात को। तो अब आता है बच्चों कॉन्स्टेंट्स। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है ना। यहाँ से हमारा एमएससी चालू होता है, और ये तो पूरा आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसी का उपयोग करना है पूरा आप सब्जेक्ट में। ठीक है, हमारा 2 यूनिट होगा मैकेनिक्स, तीसरा यूनिट भी मैकेनिक्स ये मान के चलिए, लेकिन उसमें हमारा काम होगा ग्रेविटी, पोटेंशियल, है ना, अट्रैक्शन, इनकी बात होगी। ग्रेविटी अट्रैक्शन ये पता है ना तुम लोग को, अट्रैक्शन फोर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो उसको अलग कर दिया गया है, लेकिन है इसी के अंदर, मैं मान के चलता हूँ। तो देखिएगा क्या है कांस्टेंट्स बच्चों। मैं इस डेफिनेशन को पढ़ने से अच्छा मैं आपको सिंपल से बोलूंगा, जैसे कि आपका गाड़ी चलता है, आप गाड़ी चला रहे हो रोड पर, उस गाड़ी पे बहुत प्रकार की जो है क्या लग रही, कुछ कारक है जो कि गति को प्रभावित करेगा। गति को क्या प्रभावित कर सकता है, आप लोग बताइए, कुछ कुछ क्या हो सकता है, आप क्या बोलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो गति को प्रभावित करेगा, उसका क्या कारण है उस गति का, है ना, या फिर गति कम होने का, ज्यादा होने का, उसको गति को कहीं ना कहीं तो रिलेट कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो आप क्या क्या बता सकते हैं, क्या तरीका होगा। फ्रिक्शन, वेरी गुड। फ्रिक्शन क्या है, मोशन को इफेक्ट करेगा, बोलेंगे यस सर। अगर वो जो है रास्ता बहुत अच्छा रहा, है ना, हमारा जो है रायपुर से पिथौरा वाला रास्ता रहा तो बहुत अच्छा, और महासमुंद से बागबारा वाला रहा तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जो है चला नहीं पाओगे उतना अच्छा, उतनी अच्छी नहीं है। तो मतलब फ्रिक्शन की बात हो रही, समझ रहे हो बात। फ्रिक्शन मतलब आपके पाथ कैसा, ऐसा बोल सकते हो, पाथ अच्छा तो फ्रिक्शन की बात, कम फ्रिक्शन होगा भाई तो कम उसको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अब उसकी खुद की क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर हो सकती है, आगे जो है मौसम भी हो सकता है, मौसम कैसा है तो आपका वो भी तो इफेक्ट करेगा उसको, समझ रहे हो बात को, है ना। ये सारी बातें इफेक्ट करेगी। उसमें जो है आपने फ्यूल क्या इस्तेमाल किया, हो सकता है कि आपका जो है वो भी थोड़ा इफेक्ट करे, बिल्कुल। ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, इन सभी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। जो मोशन को इफेक्ट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। बाउंड्री, सिलेंडर के लिए कांस्टेंट क्या है, सिलेंडर जैसे कि है, आपने गैसों के बारे में पढ़ा है बच्चों, गैस के लिए उसकी कांस्टेंट क्या होंगी, एक सिलेंडर पर बोलेंगे बाउंड्री, खुद उसका क्या है, कांस्टेंट। बाउंड्री मतलब पूरा आप उसके इक्वेशन को लिखेंगे, सिलेंडर का इक्वेशन को, या फिर आप क्या लिखेंगे, मान लो एक बॉल के अंदर रख दिए हो, तो उसके अंदर देखिए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू क्या, ए क्या है उसका रेडियस है सर, है ना, और ये 3D में बना हुआ क्या है आपका बॉल है, समझ रहे हो क्या है, ये क्लोज्ड बॉल है। लेस देन और इक्वल टू बोलने से बाउंड्री तक की बात हो रही, समझ आया बात। तो इस प्रकार से जब बातें करते हैं, ये किसको बता रहा है, कांस्टेंट, किसके लिए, एक ऐसा पार्टिकल जो गैस के रूप में है या फिर किसी भी रूप में है, और वो किसके अंदर है, एक बॉल के अंदर है। बॉक्स की अपनी कांस्टेंट होगी, बातें समझ आई। कांस्टेंट का मतलब ही होता है ऐसे कुछ इक्वेशंस, ऐसे वो बातें जो कि कंडीशन पैदा करता है मोशन के लिए, इन सभी को हम कहते हैं कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। या फिर लिमिटेशंस ड्यूरिंग द मोशन, अगर आपको कोई लिमिटेशंस मिलती हैं
इन तमाम लिमिटेशन, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फोर्स को इफेक्ट कर रहा हो या फिर किसी बात को और इफेक्ट कर रहा हो, जिस प्रकार से भी इफेक्ट कर ले मोशन को, वो हर चीज को क्या कहेंगे हम लोग? कांस्टेंट। समझ आया क्या लिखा है मैंने? द लिमिटेशन या फिर कंडीशंस, ये कंडीशंस ऑन द मोशन है ना ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। सामान्य तरीके से बोल दिया। और ये जो है अच्छा बुक की भाषा में बातें ऐसे कर सकते हो। क्या लिखा है? व्हेन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल आर इन द मोशन, है ना, दे कैन नॉट, ये क्या कर सकता है? मोशन, दे कैन नॉट प्रोसीड आर्बिट्ररी इन एनी मैनर। भाई कोई भी अगर बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो जो है बिना किसी सेंस के नहीं चलेगा। उस पर क्या कुछ ना कुछ लिमिटेशन बोला ना भैया। हवा में थोड़ी ना, हवा में भी चलाओगे तो भी क्या लग रहा है? हवा की अपनी इसकी क्वालिटी है ना। हर प्रकार की कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो वो जो है ऐसे आर्बिट्ररी प्रोसीड नहीं करता। क्या नहीं करेगा? आर्बिट्ररी प्रोसीड नहीं करेगा, है ना। एनी मैनर, कोई भी मैनर में किसी भी तरीके से वो आर्बिट्ररी प्रोसीड नहीं कर सकता। उसके पास क्या होगा बच्चों? दे हैव some restrictions during the motions. This restrictions, this conditions are called constants. याद हो गया? लिख पाओगे अपने शब्दों में? रट्टा मारोगे? नहीं मारना रट्टा, है ना। जितने भी कंडीशंस होती हैं मोशन को इफेक्ट करने वाली, है ना, मोशन को इफेक्ट करने वाली, क्या मोशन तो उसी कंडीशन से चलता है। सिंपल सी बात है। हमने बोला ना ये आर्बिट्ररी प्रोसीड नहीं होता भाई मोशन, उसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, तभी तो चाहे उसकी बल ही क्यों ना हो, है ना। हर प्रकार की बातों को आपको समझना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने दो भाग में पहले बांटा आपको समझाने के लिए। क्या है? जियोमेट्रिकल कॉन्स्टेंट्स। जब ज्यामितीय कॉन्स्टेंट की बात होती है, ज्यामितीय आधार पर उसके मान लो बॉडी का मूवमेंट को देखा जा रहा है ना, तो उन बातों को हम लोग क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल कांस्टेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक गोला ले लिया, एक डब्बा ले लिया, बॉक्स ले लिया, है ना, इस रूम को ले लिया, तो ये सारे जो है जियोमेट्रिकल कांस्टेंट है। मतलब हम इस पे ज्यामितीय अध्ययन कर रहे हैं कि भैया ये इसकी ऐसी ऐसी स्थिति होगी। हम स्थिति की बात कर रहे हैं, जबकि मोशन में केवल स्थिति की बात नहीं होती, बहुत प्रकार की बातें होती हैं। अगर हमने क्या कह दिया? काइनेमेटिकल कांस्टेंट, तो काइनेमेटिकल कांस्टेंट की बात होगी तो उसमें क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट, उसकी पोजीशन वेक्टर, इन सब की बात होगी। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, और ये उसकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है। ये सारे अध्ययन चालू हो जाएगा। ये केवल सामान्य तरीका है, ऐसा नहीं हमने बांटने के लिए ऐसा किया है। हमारे पास देखो कांस्टेंट के कितने प्रकार है। क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट बोलेंगे तो मुख्यतः दो प्रकार हमने और यहाँ पर लिख दिया है। उसका अंदर ये जो है और दो प्रकार है, ये दो प्रकार और लिखा। तो ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन करो बोलेगा तो आपको सबको लिखना है। ये जो है आप जो है इसको बांट के लिखेंगे तो सबसे पहले मुख्यतः दो प्रकार जो है बच्चों, ये होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक होते हैं। और ये जो है फिर से हमने कुछ लिखा है। क्या लिखा है हमने? स्क्लेरोनोमिक और रियोनोमिक। तो ये स्क्लेरोनोमिक जो है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। और जबकि ये जो है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, अगर वेलोसिटी में कोई डिपेंड करता है या नहीं करता, ये बातें जब आएंगी तो ये वेलोसिटी को लेकर बनाया गया है और ये जो है दोनों टाइम को लेकर बनाया गया है। बात समझ आया? इसमें इक्वलिटी की बात की जा सकती है और इसमें इक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी की भी बात करती है। मतलब कॉन्स्टेंट्स में इक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी के रूप में बात होती रहती है। कहाँ पर? नॉन होलोनोमिक में। तो आप सबके पास जो नोट्स मैं भेजा हूं या है आपके पास, उन्हीं का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके कॉपी को अच्छा आप बनाएंगे, याद रखेंगे, है ना। जैसे कि होलोनोमिक कांस्टेंट को लिख दिया, बाकी को नहीं लिखे, क्योंकि बाकी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात को जो है आप अपने तरीके से यहाँ मेंशन करेंगे, है ना। तो क्या देखिए, पढ़ के देखिए, समझ आया आपको? होलोनोमिक कांस्टेंट्स हमने लिखा है ना। और एक हमने क्या लिखा है? नॉन होलोनोमिक लिखा हुआ है ऊपर में। होलोनोमिक कांस्टेंट में क्या लिखा है? इफ द कांस्टेंट्स या कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म एफ के, लिखा ना मैंने बोला था एफ के मतलब कितने सारे फोर्सेस, कितने सारे आपके यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं। ये जो है यहाँ पर R1 R2 R3 और हमने क्या लिखा है यहाँ पर Rn। ये क्या है बच्चों? Rn और T। ये जो लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं क्या? होलोनोमिक कांस्टेंट्स, है ना। और इक्वलिटी के रूप में एक्सप्रेस किया जाना जरूरी है। और यहाँ पर देखो आपको वेलोसिटी दिखा, क्या क्या दिखा आपको? ये आर क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर्स हैं। समझ आया? व्हाट इज R1? R1 बोलेंगे तो R1 क्या है? अब यहीं पे बच्चे फंसते हैं। R1 मतलब पहला पार्टिकल की अपनी पोजीशन वेक्टर।
ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब बनाएंगे ना तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जितना बार मैं बनाऊंगा ऐसे से कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा और यहाँ पर होगा मेरा एक पहला पॉइंट जिसका नाम क्या है P1, फिर क्या होगा कहीं पे P2 होगा, समझ आ रहा है, कहीं पे क्या होगा P3 होगा, P4 होगा। इस प्रकार से पहले वाले के पोजिशन वेक्टर को R1, दूसरे की R2, R3, R4 ऐसा कहा जाएगा। समझ आया बात? तो आप देख के समझ जाना कि ये R1 R2 क्या है, बोलेंगे अलग अलग पार्टिकल की अपनी अपनी पोजिशन वेक्टर्स हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है। समझ आया बात? तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अगर आप लिख पाते हो, बता पाते हो, तो वो होलोनोमिक कांस्टेंट कहलाती हैं। और होलोनोमिक कांस्टेंट की और बातें यहाँ पर एक्सप्रेस कर देंगे, है ना, बच्चों को स्क्रीन में भी शो कर देंगे। आप सभी जो है अगर BS ठाकुर का बुक इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है सारे लोग जो है अच्छे से समझें और बातों को और लिखा जा सकता है इसमें। और क्या लिखा गया है बच्चों, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, सिंपल सी बात है, मतलब वेलोसिटी नहीं बताएंगे यहाँ पर, जबकि यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होगा, है ना। बात समझ पाए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप शब्दों को समझिएगा, जबकि ये जो है जस्ट इसका उल्टा, इसको इक्वलिटी तो इसको इनइक्वलिटी में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो है वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा, ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछा है कौन वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, तो बोलेंगे वेलोसिटी इंडिपेंडेंट कौन होता है, होलोनोमिक। समझ आया? और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। अब आता है आपका क्या, स्क्लेरोनोमिक, और एक है आपका क्या, रियोनोमिक। तो आपके पास स्क्लेरोनोमिक का मतलब होता है टाइम इंडिपेंडेंट होगा, वो क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट, और ये क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट। बस इतनी सी बातें हैं, लेकिन उसको अच्छे से अपने कॉपी में लिखिएगा जरूर, ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए काम आ सकता है। लेकिन हम लोग अक्सर जितने भी हम क्वेश्चन जो बनाएंगे, जितने सारे हमारे पास यहाँ अध्ययन होगा क्लासिकल मैथमेटिक्स में, वो होलोनोमिक कांस्टेंट पर ज्यादा रहेगा। ठीक है, होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम बोलेंगे, होलोनोमिक की बहुत सारी बात होंगी, नॉन होलोनोमिक की बात होगी, तो दोनों की ज्यादा बात होती रहती है। लेकिन बताना हमारा जिम्मेदारी बन जाता है कि कांस्टेंट और क्या क्या होते हैं, तो हमने इसको सारे को क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया, अलग कर दिया। बात समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों इन चीजों को लेकर? ऐसा नहीं है कि इतना ही अध्ययन होता है, इतना काफी है, इसके अंदर और आप बहुत सारी बातों को इंक्लूड कर सकते हो। तो क्या आपको समझ आया होलोनोमिक कांस्टेंट क्या है, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या है? घर में आप जाके पहले कॉपी कंप्लीट करना, अच्छा से लिखना, अच्छे से याद रखना। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन, हमारा ये